गौरी और सिया के माता-पिता की मृत्यु कुछ साल पहले हो चुकी थी। उनके जाने के बाद दोनों बहनें अपने बड़े पापा रामेश्वर और बड़ी मम्मी गायत्री के साथ रहने लगी थीं। ठंड का मौसम दिन दिन बढ़ता जा रहा था, लेकिन हर बार की तरह इस बार भी गौरी और सिया घर के कामों में लगी हुई थीं, जैसे उनकी जिंदगी का मकसद सिर्फ काम करना ही रह गया हो। गौरी कहाँ मर गई है रे? कब से चिल्ला रही हूँ, चाय ला मेरी। देखो जी, क्या मुसीबत ले आई हूँ अपने घर में। एक तो ये दोनों लड़कियां हैं, ऊपर से एक भी बात नहीं सुनती, ऐसे बैठी रहती हैं जैसे महारानी हो। अगर पंचायत का दबाव न होता ना, तो मैं इन दोनों को 1 मिनट भी घर में रहने न देती। बड़ी मम्मी, चाय का बर्तन फिर से गंदा हो गया है। मैंने तो सुबह ही अच्छे से धोया था, लेकिन फिर से गंदा हो गया। पानी बहुत ठंडा है, हाथ सुन्ने हो रहे हैं, बहुत ठंड लग रही है। अगर थोड़ा सा पानी गर्म कर लूं तो उसी से बर्तन धो दूंगी, फिर तुरंत चाय बना दूंगी। वाह वाह, देखो जरा इस महारानी को। गैस के पैसे क्या तेरा बाप छोड़ कर गया है, या पैसे पैरों से जड़ रहे हैं मेरे घर में? चुपचाप ठंडे पानी से बर्तन धो, समझी? और तुरंत चाय बना। और वो तेरी बहन क्या कर रही है? कंबल में दुबकी बैठी है क्या? उसे बोल झाड़ू लगाए। बड़ी मम्मी, सिया की तबीयत ठीक नहीं है। कल जमीन पर सोने से उसके कमर में ठंड से बहुत दर्द हो गया है। वो उठ भी नहीं पा रही। मैं चाय बनाकर खटिया भी लगा दूंगी, बस आज उसे थोड़ा आराम करने दीजिए। चल जा, जो करना है जल्दी कर। मुझे ठंड लग रही है और चाय चाहिए। और हाँ, चाय के साथ पकौड़े भी बना दे, खाली चाय पीने का मन नहीं है। गौरी ने जल्दी जल्दी ठंडे पानी में बर्तन धोए, हाथ कांपते रहे, उंगलियां सुन्न हो गईं। उसने पकौड़े बनाए, चूल्हे के सामने खड़ी रही, लेकिन ठंड ने उसके पूरे शरीर को जकड़ लिया। न उसके पास स्वेटर था, न शॉल। मजबूरी में उसने जैसे तैसे सारा काम पूरा किया। हे भगवान, ठंड कितनी ज्यादा बढ़ गई है। हाथ एकदम सुन्न हो गए हैं। जल्दी से चाय बना लेती हूँ, सिया को भी थोड़ी देर में दे दूंगी। उसे कल बुखार हो गया था। अब मैं ही उसकी सब कुछ हूँ, माँ भी पिता भी। मुझे मजबूत रहना पड़ेगा अपनी छोटी बहन के लिए। सिया, उठ जा। देख, गरम गरम चाय लाई हूँ। बड़ी मम्मी से छुपा कर लाई हूँ, धीरे धीरे पी ले, ठंड से थोड़ी राहत मिलेगी। फिर मैं बड़े पापा से बोलकर तेरी दवाई मंगवा दूंगी, तू बस हिम्मत रख। दीदी, मम्मी पापा की बहुत याद आ रही है। याद है आपको, ठंड में वो हमेशा हमारे लिए जंगल से लकड़ियाँ लाते थे, खुद ठंड में रहते थे और अपना कंबल हमें ओढ़ा देते थे। यहाँ बड़ी मम्मी तो हमें ठीक से सोने तक नहीं देती। सिया, मैं हूं ना, मैं ही तेरी माँ हूँ, मैं ही तेरा पिता हूँ। जब तक मेरी सांसें चल रही हैं, तुझे कुछ नहीं होने दूंगी। तेरा हर दर्द मैं सह लूंगी, पर तुझ पर आंच भी नहीं आने दूंगी। अरे वाह, देखो तो सही, ये दोनों तो चोरनी भी निकल गई, अब चाय भी पीने लगी। तभी सोचूं रोज दूध कैसे खत्म हो जाता है। अगर अगली बार देखा ना, तो गरम चाय मुंह पर फेंक कर मारूंगी। बड़ी मम्मी, सिया को बहुत ठंड लग रही थी। खिड़की टूटी हुई है, रात को ठंडी हवा सीधे अंदर आती है। हमारे पास कंबल की जगह बस यही पतली चादर है। इसी वजह से सिया को बहुत ज्यादा ठंड लग गई। कल उसे बुखार भी था, इसलिए मैंने थोड़ी सी चाय में पानी मिलाकर उसे पिला दी थी, दूध नहीं डाला था। बड़ी मम्मी, बड़े पापा से बोल दीजिए ना कि सिया के लिए दवाई ला दें, उसकी तबीयत और ज्यादा खराब हो जाएगी। बड़े पापा तेरे नौकर हैं क्या? और पैसा कहाँ से आएगा? 2 वक्त की रोटी दे रहे हैं तुम्हें, उसी में खुश रहो। कोई तबीयत खराब नहीं है, थोड़ा गर्म पानी दे दे, ठीक हो जाएगी। सब बहाने हैं तुम दोनों के। चलो जल्दी करो, बहुत काम बाकी है। दीदी, बहुत ठंड लग रही है। जमीन से ऐसी ठंड चुभ रही है जैसे हड्डियों के अंदर तक उतर आई हो। और ऊपर से बड़ी मम्मी ने हमें इस टूटे हुए घर में सुला दिया है। खिड़की से ठंडी ठंडी हवा लगातार अंदर आ रही है। शरीर कांप रहा है, नींद आंखों से कोसों दूर है।
समझ नहीं आता ये ठंड का मौसम कब जाएगा और क्या कभी हमारी ये रातें भी गर्म होंगी। सिया, मेरे पास आ जा। मैं तुझे अपने पास सुला लूंगी तो तुझे ठंड नहीं लगेगी। ये ठंड भी बहुत जल्दी जाने वाली है। दोनों बहनें कड़ाके की ठंड में जमीन पर सो रही थीं। उनका पूरा शरीर ठंड से सुन्न पड़ चुका था और बढ़ती रात के साथ ठंड और भी तेज होती जा रही थी। हालात की मार और अपनों की बेरुखी उन मासूम जानों को अंदर तक झकझोर रही थी। अरे ओ गौरी, अभी तक सोई है क्या? बाहर आंगन में पानी जम रहा है और तू यहाँ पड़ी है। उठ, बाहर निकल और कपड़े धो। दिन चढ़ने से पहले सब साफ चाहिए। बड़ी मम्मी, रात बहुत ठंडी है। हाथ पैर सुन्न हो रहे हैं। सिया को तेज बुखार भी है, वो कांप रही है। अगर सुबह होने दूं तो मैं सब काम कर दूंगी। अभी बहुत ठंड है। जितना बड़ी मम्मी बोल रही हैं उतना करो तुम दोनों, समझी? रोज रोज वही एक नाटक, कभी ये हो गया कभी वो हो गया। यहां बहाने सुनने का वक्त नहीं है। मुफ्त में नहीं रखा है तुम दोनों को। पता है साग सब्जी कितनी महंगी हो गई है। इतनी महंगाई में हम तुम्हें पाल रहे हैं, यही बहुत है, इसका शुक्र करो। अब ज्यादा बोलना नहीं, जाओ जाकर अपना काम करो। और सुनो, खाना भी जल्दी से तैयार होना चाहिए। आज देर हुई तो अच्छा नहीं होगा। गौरी सिया का हाथ पकड़कर बाहर ले गई। जमीन बर्फ सी ठंडी हो चुकी थी। पानी में हाथ डालते ही दोनों की चीख निकलते निकलते रह गई। दांत आपस में टकरा रहे थे। दीदी, हाथ बिल्कुल महसूस नहीं हो रहे। उंगलियां जल रही हैं, जैसे कोई सुई चुभो रहा हो। ठंड इतनी तेज है कि मुट्ठी भी नहीं बांध पा रही हूँ। लगता है हाथ अब मेरे नहीं रहे। बहुत ठंड लग रही है दीदी। चुप रह सिया, आवाज मत कर। अगर बड़ी मम्मी सुन लेंगी तो और मार पड़ेगी। अभी कुछ मत बोल, बस मेरी बात सुन। थोड़ा सा और सह ले, दीदी है ना, सब ठीक हो जाएगा। क्या फुसफुसा रही हो तुम दोनों? काम करो, मुंह मत चलाओ। यहाँ कोई तमाशा देखने के लिए नहीं रखा है तुम्हें। ठंड से इतना ही डर लगता है तो मेरे घर में क्यों पड़ी हो? बाहर जाओ, वहां ठंड नहीं लगेगी क्या? रोज रोज वही रोना, वही बहाने। काम हाथ में लो, नहीं तो याद रखना, मेरे घर में मुफ्त की रोटियां नहीं मिलती, समझी? अब एक शब्द भी नहीं, बस काम। काम खत्म होते होते सिया की हालत और बिगड़ गई। उसका शरीर कांप रहा था, होंठ नीले पड़ चुके थे। गौरी ने उसे किसी तरह कमरे में लाकर जमीन पर बिठा दिया। दीदी, अगर मम्मी होती ना तो हमें ऐसे कभी इस ठंड में यूं नहीं रहने देती। वो अपने आंचल में छुपा लेती। पापा होते तो बड़ी मम्मी हमें हाथ भी नहीं लगाती। हाँ सिया, सब बदल गया है। घर भी बदल गया, लोग भी बदल गए। लेकिन अब मुझे सच में डर लगने लगा है। अगर हम यहीं रहीं तो एक दिन ये ठंड हमें जिंदा नहीं छोड़ेगी। तो क्या करें दीदी? जाए कहाँ? किस दरवाजे पर जाए? इस अंधेरी ठंड में बाहर निकलेंगे तो रास्ता भी नहीं मिलेगा, और यहाँ रुके तो धीरे धीरे सब खत्म हो जाएगा। पता नहीं कहाँ जाएंगे, किस रास्ते से जाएंगे। लेकिन यहाँ रहना अब मौत से कम नहीं है। चाहे जो हो जाए, चाहे कुछ भी झेलना पड़े, हम दोनों साथ रहेंगे। अगली कई रातें भी उसी तरह बीतीं। ठंड हर दिन और तीखी होती जा रही थी। हवाएं जैसे हड्डियों के भीतर तक उतर आती थीं। लेकिन उस घर में गौरी और सिया के लिए ठंड से ज्यादा ठंडी थी गायत्री की बेरहमी। एक रात जब पूरा घर सो गया, हवा और ज्यादा तेज चलने लगी। छप्पर से ठंडी हवा सीटी की तरह आवाज कर रही थी। गौरी ने सिया की तरफ देखा। उसकी सांस भारी चल रही थी। सिया, उठ। अभी नहीं निकले तो फिर कभी नहीं निकल पाएंगे। रात और गहरी हो जाएगी, ठंड और बढ़ जाएगी। चल, हिम्मत कर, अभी चलना होगा। दीदी, बाहर बहुत ठंड है। पैरों में बिल्कुल जान नहीं बची है। घुटनों तक ठंड चढ़ाई है। पैर कांप रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे जमीन से पैर चिपक गए हों। जान यहाँ भी नहीं बचेगी। चाहे बाहर कुछ भी हो, उससे डरना अब बेकार है। चल,
आ मेरी गोदी में बैठ जा। तेरे पैर कांप रहे हैं, तू चल नहीं पाएगी। मैं तुझे कसकर पकड़े रहूंगी, गिरने नहीं दूंगी। डर मत सिया, दीदी है ना। दोनों बहनें चुपचाप घर से बाहर निकल आईं। न गरम कपड़े, सिर्फ एक पतली चादर जिसे गौरी ने सिया के चारों तरफ लपेट रखा था। बाहर ठंडी हवा उनके चेहरे को चीर रही थी। अंधेरी सड़क, चारों तरफ सन्नाटा, पेड़ों से टकराती हवा और ठंड से कांपती 2 अनाथ बच्चियां। हर कदम के साथ ठंड और बढ़ती जा रही थी, लेकिन पीछे लौटने का कोई रास्ता नहीं था। दीदी, सांस लेते ही सीने में दर्द हो रहा है। हर सांस भारी लग रही है। लगता है जैसे बर्फ अंदर तक उतर गई हो। बहुत डर लग रहा है दीदी। बस थोड़ी दूर और सिया, चलते रहना है। रुकेंगे तो जम जाएंगे। आंखें खुली रखना, मेरी गर्दन पकड़ कर रखना। जब तक सांस है हम चलते रहेंगे। चलते चलते धीरे धीरे वे एक जंगल की ओर पहुंच गईं। उसी जंगल के किनारे उन्हें एक टूटी फूटी सी झोपड़ी नजर आई। सिया देख, ये झोपड़ी टूटी हुई जरूर है, लेकिन कम से कम हमें ठंड से तो बचा लेगी। ऊपर से गिरती ओस और ये तेज ठंडी हवा से हमें थोड़ी राहत मिल जाएगी। खुले में रहने से तो बेहतर ही है। हाँ दीदी, कम से कम हमारे सिर के ऊपर छत तो रहेगी। नहीं तो ये ठंड बढ़ती ही जा रही है। हम ऐसे ही चलते रहे तो सच में मर जाएंगे। चलो यहीं रुक जाते हैं। दोनों बहनें झोपड़ी के एक कोने में सिमटकर बैठ गईं। बाहर ठंड और तेज हो चुकी थी। हवा पेड़ों से टकराकर अजीब सी आवाज कर रही थी, लेकिन उनके सिर पर एक टूटी सी ही सही छत तो थी। सुबह जब गायत्री और रमेश्वर की नजर खाली कमरे पर पड़ी तो दोनों के होश उड़ गए। गायत्री, ये दोनों कहाँ भाग गईं? कहीं दिख नहीं रही हैं। मुखिया जी को क्या जवाब देंगे हम लोग? इतनी हिम्मत कैसे हो गई इनकी कि ये यहाँ से चली गईं, वो भी जानते हुए कि अनाथ हैं। इनकी तो चमड़ी बहुत मोटी हो गई है। छोड़िए ना जी, गई तो गई, बला टली। कितना खर्च होता था इनके ऊपर। एक टाइम का खाना ही सही, लेकिन राशन तो लगता ही था। अब हम चैन से रहेंगे। मुखिया से कह देंगे कि वो अपने मामा के घर चली गई हैं। वैसे भी उनके मामा विदेश में रहते हैं, जिनका परिवार से कभी कोई लेना देना था ही नहीं। आप ज्यादा मत सोचिए, जश्न मनाइए। अब घर हल्का हो गया है। जंगल में टूटी हुई झोपड़ी के अंदर गौरी और सिया ठंड से कांप रही थीं। भूख, ठंड और थकान ने दोनों को तोड़ दिया था। सिया सुन, मैं जंगल के अंदर जा रही हूँ। थोड़ी लकड़ियाँ ले आती हूँ ताकि झोपड़ी को थोड़ा ठीक कर सकें और हवा से बचाव हो जाए। फिर कुछ लकड़ियाँ बाहर बेच दूंगी, उससे राशन ले आऊंगी। तुम बाहर मत आना, ठीक है? और डरना मत। दीदी, ध्यान से जाना। आपके बिना मेरा कोई नहीं है। आप अपना ख्याल रखना। मैं बाहर नहीं जाऊंगी, यहीं रहूंगी और आपका इंतजार करूंगी। तेज ठंड, कोहरा और ठंडी हवा के बीच गौरी जंगल के अंदर चली गई। उसने जैसे तैसे कुछ सूखी लकड़ियां इकट्ठा की और वापस झोपड़ी में लौटी। उसने झोपड़ी की थोड़ी मरम्मत की और आग जलाई। आग की गर्मी से दोनों की जान में जान आई। दीदी, बहुत भूख लग रही है और ठंड भी लग रही है। पूरा शरीर दर्द कर रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे अब मुझ में ताकत ही नहीं बची। सिया, मैं इन लकड़ियों को बेचकर अभी आती हूँ। जो भी पैसे मिलेंगे उनसे तेरे लिए खाने को कुछ न कुछ जरूर ले आऊंगी। तू बस यहीं चुपचाप बैठी रह। ठंड से बचने के लिए आग को बुझने मत देना। मैं जल्दी लौटूंगी, तब तक हिम्मत बनाए रखना। दीदी तेरे लिए सब कर लेगी। गौरी ने लकड़ियों का गट्ठर उठाया और बाजार में एक कोने में बैठकर उन्हें बेचने लगी। उसी के बगल में लकड़ी की एक दुकान थी जिसकी कमाई कम हो गई थी क्योंकि लोग गौरी से सस्ती लकड़ी लेने लगे थे। अरे ओ लड़की, यहाँ क्यों लकड़ी बेच रही है? मेरा धंधा बंद कराने पर तुली है क्या? तुझे जरा भी अक्ल है या नहीं? ये इलाका मेरा है। यहाँ मेरी मर्जी के बिना कोई कुछ नहीं बेचता। अगर कल से यहाँ दिखाई दी ना तो तेरा अंजाम बहुत बुरा होगा। इतना बुरा कि तू याद रखेगी। अभी जो भी कमाई हुई है उसका आधा हिस्सा मुझे दे दे, वरना याद रखना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। गौरी डर गई। उसने बिना कुछ बोले अपनी कमाई का आधा हिस्सा हरी को दे दिया।
आंखों में डर और दिल में अपमान लिए वो वहां से निकल गई। थोड़े से बचे पैसों से उसने थोड़ा सा राशन खरीदा और फिर वापस उसी टूटी फूटी झोपड़ी की ओर चल पड़ी जहां उसकी बहन उसका इंतजार कर रही थी। गौरी ने मिट्टी का एक छोटा सा चूल्हा तैयार किया। सूखी लकड़ियां जलाकर उसने सिया के लिए खिचड़ी बनाई। दोनों बहनों ने वहीं सादी खिचड़ी खाई। पेट भरा नहीं, लेकिन भूख की आग थोड़ी शांत हो गई। सिया, लकड़ी बेचकर कुल 600 रुपये मिले थे, लेकिन लकड़ी बेचने वाले चाचा ने आधे पैसे ले लिए। कहने लगे कि ये उनका इलाका है और यहाँ बिना दिए कोई बेच नहीं सकता। अब हमारे पास बस यही थोड़ा सा राशन है। ये ज़्यादा से ज़्यादा 5 दिन चलेगा। उसके बाद हम क्या करेंगे कुछ समझ नहीं आ रहा है। दीदी, आप परेशान मत होइए, हम धीरे धीरे सब संभाल लेंगे। भगवान ने अगर हमें सिर छुपाने की छत दी है तो रास्ता भी जरूर दिखाएगा। आप बहुत थक गई हैं, पूरा दिन आपने ही काम किया है। अब थोड़ी देर सो जाते हैं, आग के पास लेटेंगे तो अच्छा लगेगा। दोनों बहनें आग के पास सिमट कर लेट गईं। कई दिनों बाद उन्हें थोड़ी चैन की नींद आई, लेकिन अगली सुबह सच फिर सामने खड़ा था। न कोई काम था, न पैसे, बस थोड़ा सा राशन बचा था। उधर रमेश्वर और गायत्री हीटर के सामने बैठे ठंड का आनंद ले रहे थे, जैसे उनके घर से कोई बोझ उतर गया हो और उन्हें किसी की कोई चिंता ही न हो। वो दोनों लड़कियां नहीं हैं यहाँ, तो कितना सुकून है। घर में शांति तो है, बस एक बात की कमी खलती है। वो होती तो कम से कम नौकर का वेतन तो बच जाता। 2 रोटी दे देती थी और घर के सारे काम भी कर देती थी। लेकिन ठीक है, इतना तो मैं सही लूंगी। कल हमारे घर में खीर, पूरी और सब्जी बनेगी। उन दोनों के गए पूरे 2 दिन हो गए हैं। अब तो कोई उम्मीद भी नहीं कि वो लौटेंगी। दीदी, ठंड तो बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही है। रात होते होते तो हाथ पांव बिल्कुल सुन्न पड़ जाते हैं। लगता है अब एक कंबल लेना ही पड़ेगा, नहीं तो इस ठंड में रात काटना मुश्किल हो जाएगा। पर हमारे पास पैसे ही कहाँ हैं? दीदी, जो थोड़े बहुत थे वो तो खाने में ही खत्म हो गए। समझ नहीं आता इस सर्दी से कैसे बचेंगे। हाँ सिया, अब तो ठंड के साथ बारिश भी होगी। ये ठंड जान ले लेगी। सारे पैसे तो राशन में लग गए। कंबल के लिए कम से कम 1000 रुपये चाहिए। पता नहीं हम दोनों ये ठंड कैसे झेलेंगे। तेरी तबीयत भी ठीक नहीं रहती। मुझे अपनी चिंता से ज्यादा तेरी चिंता रहती है। दीदी, आपको माँ ने स्वेटर बुनना सिखाया था ना, और फिर आपने बुनाई शुरू भी की थी। आपको तो स्वेटर बनाना आता है, क्यों ना आप स्वेटर की बुनाई करें, उसे बाजार में बेचेंगे। उससे पैसे भी आ जाएंगे और कंबल भी आ जाएगा। फिर आप मेरे लिए भी एक स्वेटर बुन देना। सिया, मुझे स्वेटर बुनना आता तो है, लेकिन ऊन खरीदने के पैसे हमारे पास कहाँ हैं? दीदी, हम दुकानदारों से पूछेंगे। जिनके पास ऊन होती है उनसे ऊन ले लेंगे, बदले में उनके लिए स्वेटर बना देंगे। उन्हें कम पैसे में स्वेटर मिल जाएगा और हमारा भी भला हो जाएगा। गौरी और सिया ने बहुत सारी दुकानों पर पूछा, लेकिन किसी ने उनकी बात नहीं मानी। कहीं से डांट मिली, कहीं से तिरस्कार। सड़क के किनारे एक गरीब आदमी बैठा था जो ऊन बेचता था। गौरी उसके पास गई। चाचा, क्या आपके पास ऊन है? मैं इन रंग बिरंगी ऊनों से सुंदर स्वेटर बनाना जानती हूँ। अगर आप मुझे ऊन दे दें तो मैं आपके लिए स्वेटर बनाकर दूंगी। आप उसे बेच दीजिएगा और मुझे थोड़ा सा पैसा दे दीजिएगा। इससे आपकी कमाई भी बढ़ेगी और मेरा भी भला हो जाएगा। मैं गरीब हूँ चाचा, अनाथ भी। अपनी इस कला को बस एक मौका दे दीजिए ताकि मैं अपनी बहन के लिए कुछ कर सकूं। ठीक है बेटी, ये ऊन तुम ले लो। इसे अच्छे से संभाल कर रखना और मन लगाकर एक बढ़िया स्वेटर बनाकर दे देना। देखो, सिलाई और बुनाई में सफाई होनी चाहिए, धागा कहीं से ढीला न रहे। अगर तुम्हारा काम मुझे पसंद आया और बाजार में स्वेटर ठीक दाम में बिक गया तो समझ लेना कि तुम्हारी मेहनत बेकार नहीं जाएगी। फिर मैं तुम्हें यहीं अपने पास काम पर रख लूंगा। रोज का काम भी मिलेगा और मेहनत की सही मजदूरी भी। मेहनत करने वालों को
मैं कभी खाली हाथ नहीं लौटाता बेटी। सिया और गौरी ने मिलकर काम शुरू किया। गौरी दिन रात स्वेटर की बुनाई करती और सिया उन्हें बड़े प्यार से संभाल संभाल कर रखती। कम समय में ही दोनों ने इतने सारे स्वेटर और गर्म कपड़े तैयार कर लिए कि खुद उन्हें भी यकीन नहीं हो रहा था। दीदी, हमने इतनी जल्दी इतने सारे स्वेटर तैयार कर लिए। देखिए ना दीदी, ये सब कितने सुंदर लग रहे हैं। आपने तो सच में कमाल ही कर दिया। इतनी मेहनत, इतना धैर्य, सब कुछ आपने अकेले संभाल लिया। मेरे लिए तो आप दुनिया की सबसे अच्छी दीदी हो। चाचा जी जरा देखिए, मैंने इतने सारे ऊनी स्वेटर तैयार कर दिए हैं। दिन रात मेहनत करके एक एक फंदा गिनकर मैंने इन्हें बहुत कम समय में पूरा किया है। इन स्वेटरों में सिर्फ ऊन नहीं, मेरी मेहनत, उम्मीद और भरोसा भी बुना हुआ है। अब आप इन्हें बाजार में बेचिए। मुझे पूरा यकीन है कि जैसे ही लोग इन्हें पहनकर देखेंगे, उन्हें इनकी गर्माहट और मजबूती दोनों पसंद आएंगी। वाह बेटी, सच कहूं तो मेरी दुकान तो कई दिनों से ठीक से चल ही नहीं रही थी, लेकिन अब लग रहा है किस्मत फिर से मुस्कुरा रही है। इतने सुंदर स्वेटर कोई भी लेने से मना नहीं कर पाएगा। बेटी, अभी मैं तुम्हें इन सब के बदले सिर्फ 2000 रुपये दे पा रहा हूं। जब बिक्री थोड़ी और बढ़ेगी तो जो भी मुनाफा होगा उसका आधा नहीं 20-30% हिस्सा तुम्हें जरूर दूंगा। तुम्हें मंजूर है ना? चाचा जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप नहीं जानते आपने हमारी कितनी बड़ी मुसीबत कम कर दी है। मैं और मेहनत करूंगी और भी अच्छे अच्छे गर्म कपड़े बनाऊंगी। बस आप हम पर अपना भरोसा बनाए रखिए। हाँ चाचा, हम दोनों आपका यह एहसान कभी नहीं भूलेंगे, कभी भी नहीं। आज आपको देखकर ऐसा लगा कि इस दुनिया में सिर्फ बुरे लोग ही नहीं, अच्छे लोग भी होते हैं। हमारे माँ पिताजी सही कहा करते थे कि जिंदगी में बस सही समय का इंतजार करना चाहिए। चलो दीदी, आज इस कड़ाके की ठंड से लड़ने के लिए हमारे पास एक कंबल भी होगा। धीरे धीरे गौरी और सिया ने थोड़े थोड़े पैसे बचाने शुरू किए। पहले उन्होंने एक कंबल खरीदा, फिर कुछ महीनों बाद एक छोटा सा घर भी। अब दोनों काम भी करती थीं और साथ साथ पढ़ाई भी। आज उनके पास सब कुछ तो नहीं था, लेकिन इज्जत, मेहनत और सुकून जरूर था। उधर रमेश्वर, जो लोगों के पैसों से धोखाधड़ी का धंधा करता था, आखिरकार पुलिस के हत्थे चढ़ गया। पुलिस ने उसका घर जब्त कर लिया और उसकी पत्नी सड़क पर आ गई। कर्म का फल किसी को नहीं छोड़ता, जो बोओगे वही काटोगे। हो सकता है देर से मिले, लेकिन मिलता जरूर है। नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ निधि। अगर कहानी पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें